हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर पॉलिटी का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले वाली स्लाइड्स में हम लोग यहाँ पर पार्ट सेकंड तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। आज हम समझेंगे कि हमारा सिटीजनशिप एक्ट जो दिया गया है उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पार्ट सेकंड के अंदर 5 से लेकर के 11 जो आर्टिकल्स थे वो हमारे डील करते थे कि सिटीजनशिप जो है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो लोगों के किन लोगों को हम लोग सिटीजन्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि इसके तहत आगे चल कर के कौन कौन लोग सिटीजन्स एक्वायर मतलब सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं और कैसे उनकी सिटीजनशिप को हम ले सकते हैं, यानी कि उनको डिप्राइव कर सकते हैं सिटीजनशिप से। उसके लिए यहाँ पे पार्लियामेंट के पास यहाँ पे हमने पावर्स दी हुई थी कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे लॉ बनाएंगे। तो उसी से यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए पार्लियामेंट ने आपका आगे चल करके एक सिटीजनशिप एक्ट यहाँ पे बनाया है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हम कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, साथ साथ कि हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप कौन कौन 3 तरीकों से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट करा था। तो देख लेते हैं इनके कुछ फीचर्स यहाँ पे ब्रीफ में, कि सबसे पहली बात क्या है कि सिटीजनशिप एक्ट जो दिया गया है 1955 का, उसके अंदर क्या क्या बात कही गई है और ये किस लिए आया है। तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि हम कैसे एक्वायर करेंगे और कैसे हमारी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी, ये सारा चीज़ हमें सिटीजनशिप एक्ट के तहत दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर 5 वेज हमने बताए हुए हैं टू एक्वायर सिटीजनशिप। ठीक है, कि हम कौन 5 तरीकों से अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला इसमें रहता है कि बाय बर्थ। बाय बर्थ यानी कि अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो आपको यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय डिसेंट यानी कि आप यहाँ के वंशज हैं तो आप यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन करवा सकते हैं, इनके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, यानी कि अगर आगे चल करके यहाँ पर कोई भी ऐसा टेरिटरी है, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसे इंडिया ने अपने अंदर एक्वायर करा है या अपने अंदर जोड़ा है, तो उसके तहत भी हम इन वेज के तहत हम यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लॉस के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो लॉस के लिए भी यहाँ पे 3 वेज हमने देखते हैं। सबसे पहला वेज बोलता है कि बाय रिनंसिएशन, कि अगर हम यहाँ पे त्याग दे रहे हैं कि हमने अपनी जो सिटीजनशिप है हम उसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने इसको त्याग दिया है। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में हम लोग यहाँ पे क्या है, अगर हमने किसी भी अन्य राज्य या फिर अन्य हम कह सकते हैं कंट्री का यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी वो आपकी टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद लास्ट होता है हमारा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन यानी कि इनमें हमने यहाँ पे पार्लियामेंट ने अलग अलग यहाँ पे प्रावधान लिखे हुए हैं कि अगर किन्हीं कुछ वजहों के कारण से आपको यहाँ पे आपकी सिटीजनशिप से आपको डिप्राइव कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये मेन चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने सारी की सारी चीज़ें हमें सिटीजनशिप एक्ट के 1955 के एक्ट के तहत हमें पढ़ने को मिलती हैं। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजनशिप, यानी कि बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ आपको एज अ सिटीजन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। याद रखेंगे अभी आने वाली स्लाइड में हम पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स ही यहाँ पे डील करने वाले हैं। फिलहाल के लिए यू कैन टेक अ नोट ऑफ दैट कि आपके पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ बीइंग अ सिटीजन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे कोई फॉरेनर हैं या फिर अगर आपने यहाँ के सिटीजन नहीं हैं तो बेसिकली आपके पास ये राइट्स नहीं रहते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 15 यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, 16 है, 19 है, 29 है एंड 30 है। उसके साथ साथ आपको राइट टू वोट यहाँ पे मिलता है, राइट टू कंटेस्ट फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए आपको यहाँ पे ये जो कुछ मुख्य प्रावधान है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिटीजन होने पर ही यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग हमारे इंडिया में बेसिकली अगर आप प्रेसिडेंट की इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2 तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करे होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, आप ध्यान रखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है किसके साथ, आपका यूएसए से। क्योंकि यूएसए का अगर हम बात करेंगे तो यूएसए में ओनली द पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड द सिटीजनशिप बाय बर्थ कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी कि अगर यूएसए में आप तभी वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं जब आपने वहाँ पे सिटीजनशिप जो है आपकी वो बाय बर्थ आपको मिली हुई है। लेकिन
इंडिया के रेस्पेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि देयर आर 2 वेज बाय विच ही और शी कैन एक्वायर दी सिटीजनशिप एंड ही इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन से वो 2 वेज है प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक तो बाय बर्थ तो रहता ही रहता है और साथ साथ सेकंड है बाय नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि बाय नेचुरलाइजेशन भी अगर आपने यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर करी है तो भी आप यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको ध्यान रखेंगे एंड आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अपना पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि पार्ट 1, क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये एक रिविजन सीरीज़ है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, लेकिन हमें कंप्लीट करना है। तो आप ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन आए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं चाहूँगी कि ये चीज़ें पढ़ने से पहले आप एक बार अपनी बुक से भी चीज़ें कंसिडर कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बोला था कि क्या यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड में हम सिटीजनशिप पार्ट पढ़ते हैं एंड दिस इज अ थर्ड पार्ट जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, सबसे पहले मेन ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है इनको जान लेते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, ये बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए समझिएगा, मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझा रही हूँ, कोशिश कीजिएगा समझने की कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है, ये यहाँ पे स्टेट जो वर्ड है ये बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, बेसिकली प्राइवेट में अगर वहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप रहता है तो वो भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए भी बोला जा रहा है, कॉर्पोरेशन के लिए भी बोला जा रहा है, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए भी बोला जा रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आती हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्यों दिया हुआ है, इसके लिए मैं आपको चीज़ें समझाना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, देखिएगा समझिएगा इसको कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमें मिले हुए हैं। क्या कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिले हुए हैं, यानी कि एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट मिले हुए हैं, और कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। तो व्हेनेवर आई विल यूज़ द वर्ड स्टेट, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे मतलब बन जाता है कि गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट अगर किसी का भी स्टेक है किसी भी कॉरपोरेशन में या फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो उनके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। यानी कि उन फंडामेंटल राइट्स की वजह से मुझे यहाँ पे अधिकार रहेगा कि क्या मैं अगर ऐसा कुछ वहाँ पे मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जा सकती हूँ और अपील कर सकती हूँ कि मेरे यहाँ पे इस वजह से, इस लॉ की वजह से मेरा जो है फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ठीक है जी, तो इसके बाद आई होप कि आपको आर्टिकल 12 का डेफिनेशन ऑफ स्टेट समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जब हम यहाँ पे आपका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हम DPSPs पढ़ेंगे तो DPSPs में भी, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से हम स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब वहाँ पे दोबारा से स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे तो इसलिए आर्टिकल 36 में भी दोबारा से हमें वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे आर्टिकल 13 जो है वो डील करता है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी की। ठीक है, क्योंकि हमने जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। क्या कहता है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसे नियम कानून पार्लियामेंट यहाँ पर लेकर के आता है जो कि इन डेरोगेशन है, यानी कि जो कि वॉयलेट करता है मेरे फंडामेंटल राइट्स को, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये जो आर्टिकल
13 दिया हुआ है, उसी वजह से हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने का काम करता है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स, नाउ देयर आर ओनली 6 राइट्स, 1 राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज़ जो हमने कहाँ पे देखा था कि हमारा, पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते थे, लेकिन क्या हुआ था कि बाद में हमने यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको मैंने रिपील कर दिया, यानी कि उसको मैंने यहाँ से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया और उसको अब हमने क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया है। कौन से? अंडर आर्टिकल 300A इन द 12th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे कि क्या अब हमारे पास जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक लीगल राइट है। किसके अंदर? पार्ट 12 के अंदर। और ये किसके द्वारा करा गया है? ये करा गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अपने स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जल्दी से समझ लेते हैं। तो सम फंडामेंटल राइट्स आर, सबसे पहला जो हम राइट पढ़ते हैं वो होता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसकी क्लास मुझे देखने को मिलती है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। तो राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इनको जान लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 14, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे 2 बातें कहता है। क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहां पे आप एक और चीज ऐड कर लेंगे, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इस वाले आर्टिकल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो आपका एक ब्रिटिश ओरिजिन यहाँ पे फैक्टर है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो आपका अमेरिकन ओरिजिन फैक्टर है। तो क्या होता है इसके अंदर? इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि नोबडी इज अबव द लॉ, यानी कि लॉ की, यानी कि कानून की नज़रों में सब लोग बराबर हैं, सबके साथ यहाँ पे बराबर सुलूक किया जाएगा, यानी कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो लॉ है। यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है, ब्रिटिश ओरिजिन का फैक्टर है। उसके बाद हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है अमेरिकन ओरिजिन से, जो ये कहता है दैट लाइक्स शुड बी ट्रीटेड, लाइक्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में है, यानी कि जो एक इक्वल लेवल पे है, उनको उनके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, और जो अलाइक है तो उनके अलाइक के साथ भी अलाइक, मतलब आप डिफरेंट व्यवहार होना चाहिए। बेसिकली ये बोलता है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस को रिस्ट्रेन करने की बात करता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये इक्वल या फिर स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो देने की बात करता है कि जो अलग अलग लेवल्स पे है उनके साथ अलग अलग लेवल की तरह से ही हमें व्यवहार करना चाहिए। तो ये कुछ आपके फैक्टर हैं जो आर्टिकल 14 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 15 के अंदर, ये हमें प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये कहता है कि हमारे साथ किसी भी समय किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हर एक आर्टिकल जो है यहाँ पे सब्जेक्ट टू कुछ स्पेशल फीचर्स होता है, यानी कि सब्जेक्ट टू स्पेशल फीचर्स कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट को लगता है कि फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस, तो वहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि विमेन को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है, चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं या फिर ST SCs के लिए यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो ये कुछ आपके कह सकते हैं एक्सेप्शंस के अंदर आता है। इसी तरीके से आर्टिकल 16 में जब हम बात करते हैं तो वो बोलता है कि देयर शुड बी अ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि अगर हम ध्यान रखेंगे ये जो
आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, ये वाले जो बेसिक आर्टिकल्स है, मेनली आर्टिकल 15 और 16 की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों आर्टिकल मुझे किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे कुछ आर्टिकल्स जो रहते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट रहते हैं, कुछ आर्टिकल्स हमारे इंडिविजुअल के अगेंस्ट रहते हैं। तो स्टेट के अगेंस्ट यानी कि अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर क्या करेगी स्टेट या गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, देयर शुड बी द इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 17 में देखते हैं। आर्टिकल 17 कहता है दैट देयर शुड बी द अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी का क्या होना चाहिए, यहाँ पे अबॉलिशन होना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है दैट देयर शुड बी द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब हमारा यहाँ पे इंडिया आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे टाइटल्स दिए थे, जैसे नवाब के हो गए, महाराजा के हो गए। तो इस तरीके के जो टाइटल्स थे वो हमने बोला था कि यहाँ से हटाए जाएंगे, एंड तभी अगर हम उन टाइटल्स को हटाते हैं तभी यहाँ पे हम एक इक्वल सब्जेक्शन लेकर के आएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आ जाती है कौन सी, राइट टू फ्रीडम की। अब राइट टू फ्रीडम जो है उसको देखते हैं तो उनकी क्लास मुझे मिलती है 19 से लेकर के 22 आर्टिकल्स तक, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। 19 और जो 21 है ये काफ़ी डायनामिक आर्टिकल्स है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 19 कहता है कि इट गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स। इसके अंदर भी हमें क्लास देखने को मिलती है और 6 राइट्स देखने को मिलते हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या आर्टिकल्स, क्या क्या राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमें स्पीच और एक्सप्रेशन का हमें राइट देता है। सेकंड है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि हम असेंबल हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, इसी के अंदर हम कोऑपरेटिव्स फॉर्म करते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे इसके दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, यानी कि हम टेरिटरी के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमें यहाँ पे हक है कि हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ पे अपना फॉर एग्जाम्पल टेम्परेरी यहाँ पे ले सकते हैं या फिर परमानेंट भी रह सकते हैं, ठीक है। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, तो हम किसी भी तरीके का व्यापार जो है ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे आर्टिकल 19 के अंदर इनकी सब क्लासेस है। इसके लिए आप याद करने के लिए चाहे तो एक निमोनिक यहाँ पे ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि इनके अंदर कौन सी क्लास है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका नाम मैं आपको सामरूप पढ़ा रही हूँ। एस फॉर यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए फॉर यहाँ पे असेंबल हो जाएगा, ए फॉर अगेन एसोसिएशन हो जाएगा, एम फॉर मूवमेंट होता है, आर फॉर रेजिडेंस होता है, ओ फॉर ऑक्यूपेशन होता है। लेकिन पी पर आप स्टार लगाएंगे क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले मेरा यहाँ पर क्या था, एक आर्टिकल 19 के अंदर मुझे मिला था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा यहाँ से हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये पी जो है यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ प्रॉपर्टी भी इसके अंदर था लेकिन अब नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सामरूप एक यहाँ पे आपके पास निमोनिक है, आप चाहे तो इससे याद कर सकते हैं कि आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबल है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेजिडेंस एंड ऑक्यूपेशन है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 कहता है कि इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि यहाँ पे कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। कैसे? अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी आपको सज़ा नहीं मिल सकती है और कोई भी एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, ठीक है। इसके अंदर भी 2-3 आपके कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे नो, आप कह सकते हैं नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो पहले आपका बन चुका है तभी आपको उसके हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में उस लॉ में चेंज हुआ और फिर जो आज की लॉ में और वो आपने उसके लिए जो गुनाह है वो पहले किया हुआ था तो आज की डेट से वो उस गुनाह की आपकी सज़ा आज की डेट से नहीं होगी। जो पहले उसके अंदर लॉ के अंदर बात करी गई थी उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं नो डबल जियोपार्डी की, यानी कि ये कहता है कि क्या एक गुनाह के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। अगर आपने एक बार अपनी जो सज़ा है वो पूरी कर ली है तो उसके बाद आपको दोबारा उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपके लिए आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ विटनेस बनते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आपके लिए राइट्स रहते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ
कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि आपने कोई गुनाह किया है तो उसमें भी आपके पास यहाँ पे कुछ राइट्स रहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 21 के अंदर पढ़ते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डायनामिक है। ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हालांकि दिखने में ये बहुत ही सीधा साधा सा राइट है, लेकिन ये इतना डायनामिक है कि इसके अंदर हम सारी चीज़ें, ये मतलब ऐसा है कि हर दिन बढ़ते रहने वाला आर्टिकल है। इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें हम जोड़ते रहते हैं। जैसे हमने देखा था अभी रिसेंटली हमने राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंदर जोड़ा था, ठीक है। राइट टू आप कह सकते हैं, इनफैक्ट इंटरनेट कनेक्शन भी आई गेस अभी रिसेंटली इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये बेसिकली आपके क्या है, ये कहता है कि आपको जीने के लिए जो जो चीज़ों की नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, तो आपको वो मिलनी चाहिए, ठीक है। और आपकी एक पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको राइट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A हमने बाद में जोड़ा था, इसीलिए इसका सब कैटेगराइज मैंने इसको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये राइट टू एजुकेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे बच्चों के लिए प्रावधान देता है कि यहाँ पे 6 से लेकर के 14 ईयर्स से, ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की प्रोवाइड करवाता है। और ये किसके लिए कहता है कि ये स्टेट की यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ये इसमें बताता है। और ये जोड़ा गया था, हमने कल भी इसमें जब हमने फंडामेंटल ड्यूटी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन है, जो 6 to 14 के साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और ये 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 क्या कहता है, देख लेते हैं कि ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, यानी कि अगर आपने क्या किया हुआ है, आपको डिटेन कर लिया गया है, यानी कि आपको गिरफ्तारी हो गई है, तो उसमें भी आपके पास कुछ राइट्स रहते हैं। देखिए डिटेंशन भी 2 तरीके की होती हैं। डिटेंशन होती है 2 तरीके की, कौन कौन सी, एक होती है प्यूरेटिव डिटेंशन और दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। समझते हैं प्रिवेंटिव और प्यूरेटिव। प्यूरेटिव ये कहता है कि आपने कोई गुनाह कर लिया है और उसके बाद आपका वहाँ पे ट्रायल हो चुका है, ट्रायल होने के बाद आपका कन्विक्शन हो चुका है कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पे आपके पास कुछ जो राइट्स रहते हैं वो प्यूरेटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं। और उसके बाद फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है लेकिन आप करने वाले हैं, यानी कि आपके ऊपर शक है, तो उसमें भी आपकी यहाँ पे गिरफ्तारी हो सकती है। तो इन दोनों केसेस में आपके लिए यहाँ पे कुछ राइट्स आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो उसके तहत आपको जो भी, अगर कोई भी बॉडी आपको डिटेन करती है तो उनको उन राइट्स को आपका ध्यान देना पड़ता है, वो राइट्स आप यहाँ पे कंजर्व रहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बात करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हमें यहाँ पे 2 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं इस क्लास के अंदर। तो कौन कौन से 2 आर्टिकल्स हैं, 23 और 24 हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि हमारा जो है ट्रैफिकिंग जो ह्यूमन बींग्स में होती है और जो फोर्स्ड लेबर है या बेगार है, उसको ये रोकने की बात करता है। और साथ साथ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। देखिए यहाँ पे क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास चीप लेबर रहता है वो विमेन और यहाँ पे बच्चों के लिए रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अपने संविधान में ये चीज़ जोड़ी गई है कि क्या बच्चों को यहाँ पे आप किसी भी तरीके की फैक्ट्रीज़ में या कोई भी तरीके के हैजार्डियस कंपनीज़ में आप काम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये प्रोहिबिट करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हमें यहाँ पे 25 से लेकर के 28 तक के आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या ये आर्टिकल्स बोलते हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। 25 आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको क्या है, अपने कंसाइंस के हिसाब से आप उसका कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसका फ्री प्रोफेशन कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपेगेट यानी कि फैला सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब यहाँ पे जो पहला वाला है वो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के लिए दिया गया है, और दूसरा वाला जो है आपका जो सेकंड 26 आर्टिकल है, ये आपको समुदाय बेसिस पे यानी कि कम्युनिटी बेसिस पे दिया गया है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को किसी भी तरीके से आप जैसे है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 27, ये बोलता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि आपको क्या करना है,
अपने प्रमोशन के लिए क्या है, आपसे कोई भी सरकार या कोई भी स्टेट यहाँ पे क्या नहीं करेगी, टैक्सेस नहीं लगाएगी कि वो आपका प्रमोशन कर रही है, ठीक है। इसके लिए आपको फ्रीडम रहती है। उसके बाद आर्टिकल 28 में हम पढ़ते हैं फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किसी भी अगर आपके कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है तो वहाँ पे आपके पास फ्रीडम रहती है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस से क्या है वहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, या फिर आपको ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, इसके खिलाफ भी आपके पास फ्रीडम रहती है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की भी बात करता है, ध्यान देंगे। तो आर्टिकल 29 जो है वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटीज़ कहने का मतलब है कि ऐसी यहाँ पे क्लास है जिनकी यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज रहती है और या फिर उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर रहता है, तो उनके लिए यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे सेक्शन के लिए जो किसी भी पार्ट में रिसाइड कर रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है या कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे क्या रहता है, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वर्क कर सकती है स्टेट, ठीक है। तो आपके ये कल्चर एजुकेशन के राइट्स अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की, जो ये कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ऐसे माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिल जाती है, इसको समझेंगे कि सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, ठीक है। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, अच्छा पहले मैं 31 आपको बता चुकी हूँ कि वो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हम रिपीट कर चुके हैं। उसके बाद लेकिन हमने कुछ यहाँ पे बाद में कुछ सर्टेन यहाँ पे लॉज ऐड करे हैं, तो इनको एक बार क्लास देख लेते हैं। ये क्या कहता है, बेसिकली यहाँ पे 31A में हमने जोड़ा हुआ है कि सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्यूजिशन ऑफ एस्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो इसीलिए ये हमने जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एस्टेट का यहाँ पे एक्विजिशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उसके हिसाब में हमारे पास क्या है, वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे कंजर्व करके रखे गए हैं, किसके लिए, स्टेट के लिए, कि वो वहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद 31B की अगर हम बात करते हैं तो ये वैलिडेट करता है सर्टेन लॉज को, सर्टेन एक्ट्स को एंड रेगुलेशंस को। तो वो ऐसे ही जो अगर यहाँ पे पार्लियामेंट या फिर आप कह सकते हैं स्टेट जो है अपलिफ्टमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे लॉज को क्या करेगा, यहाँ पे स्टक डाउन नहीं करेगा, वो उनकी वैलिडिटी यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 31C की। 31C ये बोलता है कि सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSPs, यानी कि स्टेट यहाँ पे वर्क कर सकती है कुछ DPSPs को लगाने के लिए, यानी कि DPSPs को अगर हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि DPSPs क्या कहता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कहता है, या फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस को इक्वलिटी देने की बात करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके लिए अगर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं तो वो आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो जहाँ पर ये भी कहा जाता है कि व्हेन DPSPs कम्स इन या 31C कम्स इन देन 14 गोज आउट, ये भी एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि क्या, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करवाने के लिए स्टेट यहाँ पर कोई लॉ और नियम कानून लेकर के आती है, तो वहाँ पे इक्वलिटी जो है, लॉ जो है वो वहाँ पे चले जाता है, यानी कि वहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि क्या आपका इक्वलिटी वाला जो आर्टिकल है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम लास्ट आर्टिकल इसके क्लास का देख लेते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर आर्टिकल 32 हमारा आता है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 32 इसके अंदर आता है। ये कहता है, ये बेसिकली यहाँ पे मुझे रिट्स की बात करता है कि यहाँ पे मैं अगर मेरे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मेरे जस्टिसेबल पार्ट के अंदर आते हैं। जस्टिसेबल मतलब कि अगर ये फॉलो नहीं करवाए जा रहे हैं तो मैं इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, इनफैक्ट मैं हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ। ये लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आप अपील के द्वारा ही पहले हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि ये जस्टिसेबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इन रिट्स के द्वारा अपने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे फॉलो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली रेमेडी है, क्योंकि ये कह सकते हैं एक हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लिखे होते, इनको अप्लाई करवाने के लिए मेरे
पास कोई भी आर्टिकल नहीं होता। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे 5 रिट्स पढ़ते हैं और उन्हीं रिट्स के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स जो है क्या करवाया जाता है, फॉलो करवाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 33 में देख लेते हैं क्या कहता है कि आर्टिकल 33 कहता है दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब ये कहता है कि कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस रहती हैं, ठीक है, तो जहां पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इन सारे राइट्स को वहाँ पे हो सकता है कि हम वो वाले राइट्स सारे के सारे उनको ना दें, कुछ स्पेशल क्लासेस को। फॉर एग्जांपल पैरामिलिट्री फोर्स होती है, पुलिस फोर्सेस होती हैं या आर्मी होती है, तो उसमें यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी हमने राइट्स की बात करी है तो वो उन स्पेशल फोर्सेस को ये राइट्स जो है अवेलेबल नहीं करवा सकती है। कुछ स्पेशल आप कह सकते हैं जब भी उनका रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपके लिए ये राइट्स जो है अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके लिए जो प्रावधान होगी वो किसके पास रहेगा या इसके पास जो पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास पावर रहती है। उसके बाद 34 क्या कहता है, ये कहता है मार्शल लॉ की बात करता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर मार्शल लॉ अगर हमारा क्या रहता है, फोर्स में आ जाता है तो ये अपने आप ही जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि ये उस टाइम के लिए रद्द कर दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि इस पार्ट में दिए गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 35 क्या कहता है, तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि पावर जो है यहाँ पे पार्लियामेंट के पास रहती है कि अगर उसे लगता है कि कोई भी ऐसा पार्ट है या ऐसा राइट है जिसके लिए उसको यहाँ पे लॉज बनाने की ज़रूरत है, तो ये पावर जो रहती है पार्लियामेंट के पास रहती है। क्यों पार्लियामेंट के पास क्यों रहती है, ताकि पूरे इंडिया में यहाँ पे क्या रहे, उस लॉज में यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है, समानता रहे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के तहत हम ले लेते हैं कि अनटचेबिलिटी के लिए यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 17 के अंदर दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई भी नियम कानून बनाना है तो यहाँ पे पार्लियामेंट उसके लिए नियम कानून लेकर के आएगी और वो पूरे इंडिया में फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारी जो पार्ट 3 है वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके आने वाले आगे भी वीडियो में हम लोग आगे के पोर्शंस जो हैं हमारे बुक में हम उसे कवर करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।